हाय। कभी आपने सोचा है कि अगर किसी गांव में आज भी इंसानी बलि दी जाती हो तो वहां रहना कैसा होगा, और क्या हो अगर उस बलि के पीछे कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि सच में एक खतरनाक राक्षस हो। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है जहां प्यार, कॉमेडी, डर और एक भयानक रहस्य सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगा। इस मूवी की रेटिंग है 8.5 और मूवी नेम स्क्रीन पर शो हो रहा है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाना बिल्कुल मत भूलिए। कहानी स्टार्ट होती है करीब 2000 साल पहले एक रहस्यमय गांव राकावरम में। इस गांव में समय समय पर कुछ ऐसी अजीब संकेत दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर गांव वाले समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है। सबसे पहले गांव में रखा एक प्राचीन ग्रंथ अपने आप हिलने लगता है, जैसे उसमें कोई अनदेखी शक्ति जाग उठी हो। फिर कुछ ही दिनों के भीतर आसमान से एक तेज रोशनी के साथ उल्का गिरती है जो पूरे गांव को डरा देती है। और इसके बाद आता है सबसे खौफनाक संकेत। गांव के पास बने उस पुराने किले के बाहर पड़ा एक विशाल पत्थर अपने आप जमीन से ऊपर उठने लगता है। ये तीनों संकेत मिलकर सिर्फ एक बात बताते हैं, किला फिर से बलि मांग रहा है, और वो भी इंसानी बलि। इसके बाद गांव वाले एक अजीब रस्म निभाते हैं। जानवरों का मांस और अलग अलग चढ़ावा तैयार किया जाता है और फिर पूरे गांव में एक व्यक्ति चुना जाता है। उसी इंसान को ये सब लेकर किले के दरवाजे तक जाना होता है। जैसे ही वो किले के पास पहुंचता है, वो भारी भरकम दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वो इंसान धीरे धीरे उस अंधेरे किले के अंदर चला जाता है। लेकिन सबसे डरावनी बात ये है कि जो भी अंदर गया वो कभी वापस नहीं लौटता। ये खौफनाक सिलसिला सालों तक चलता रहा और हालात इतने बुरे हो गए कि एक समय ऐसा भी आया जब गांव वालों ने एक मासूम छोटी बच्ची तक को उस किले में बलि के लिए भेज दिया। समय बीतता गया और हर कुछ समय बाद गांव में से किसी न किसी का नाम निकलता जिसे उस किले के अंदर भेज दिया जाता। ये खौफनाक सिलसिला यूं ही चलता रहा, बिना रुके, बिना किसी सवाल के। लेकिन करीब 1500 साल बाद इस कहानी में आता है एक बड़ा बदलाव। गांव का राजा प्रताप रुद्र वर्मा इस परंपरा के खिलाफ खड़ा होने का फैसला करता है। उसे लगता है कि अगर अभी इसे रोका नहीं गया तो ये सिलसिला कभी नहीं खत्म होगा और लोग यूं ही मरते रहेंगे। तभी एक व्यक्ति राजा के पास आता है और बताता है कि उसे किले के अंदर जाने का एक गुप्त रास्ता मिल चुका है। बस यही सुनते ही राजा बिना देर किए अपने सैनिकों को लेकर उसी रात उस छुपे हुए रास्ते से किले के अंदर घुस जाता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचता है, उसे एहसास होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि सामने होती है एक ऐसी भयानक शक्ति जिसका सामना करना इंसानों के बस की बात नहीं। राजा और उसके सैनिक पूरी ताकत से लड़ते हैं, लेकिन उस अंधेरी जगह में उनकी एक नहीं चलती। एक एक करके सभी सैनिक मारे जाते हैं और आखिर में खुद राजा प्रताप भी उसी किले में अपनी जान गंवा देता है। उस रात कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटता और तब सच सामने आता है कि उस किले के अंदर एक शक्तिशाली ब्रह्म राक्षस रहता है जो इंसानों की बलि स्वीकार करता है। बाहर खड़े मंत्री को जब यह पता चलता है तो वो डर जाता है और राजा के बेटे से कहता है कि तुम्हारे पिताजी ने जो करने की कोशिश की वो एक गलती थी। इस परंपरा को रोकने की नहीं बल्कि निभाने की जरूरत है। वो उसे समझाता है कि इस परंपरा का जारी रखना गांव की भलाई के लिए जरूरी है, और इस तरह से राजा के बेटे को मजबूर कर दिया जाता है कि वो भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाए और किले के लिए बलि भेजने की जिम्मेदारी संभाले। इसके बाद कहानी सीधे आ जाती है आज के समय में, यानी साल 2026। एक बस गांव की सड़कों से गुजर रही होती है जिसमें बैठे होते हैं कई सारे लोग। सबके चेहरों पर खुशी, क्योंकि वो एक शादी में जा रहे होते हैं। इसी बस में हमारी नजर पड़ती है एक लड़के पर। नाम है वीर बाबू, लेकिन उसे अपना नाम थोड़ा देसी लगता है, इसीलिए वो खुद को बड़े स्टाइल में वीरू कहलवाता है। वीरू अभी अभी अमेरिका से अपने गांव वापस लौटा है और इस सफर में उसके साथ होता है उसका बचपन का दोस्त बालू। बस के अंदर वीरू पूरे जोश में होता है, हर किसी से मिलना, हाय हेलो करना, अपना इंट्रो देना, जैसे कि वो इस गांव का सबसे बड़ा स्टार हो। उसी बस में एक पंडित भी होता है, चारी, जो वीरू को देखकर थोड़ा हैरान होता है और पूछता है अचानक यहाँ कैसे आना हुआ। वीरू हल्के से शर्माते हुए मुस्कुराता है
और फिर अपने दिल की बात बताता है कि वो एक लड़की से प्यार करता है और उसी को प्रपोज करने के लिए वापस आया है। इतना ही नहीं, वो बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है कि अब शादी का टाइम भी हो गया है, तो वो उसी लड़की से शादी करके उसे अपने साथ अमेरिका ले जाएगा। चारी ये सुनकर मजाक में पूछता है, अच्छा वो कौन है जो तुम्हें पसंद करती है? वीरू गर्व से उसका नाम लेता है, सुकन्या। लेकिन यहीं पर कहानी में आता है एक बड़ा और मजेदार ट्विस्ट। दरअसल उस बस में बैठे सभी लोग उसी सुकन्या की शादी में जा रहे होते हैं। यहाँ तक कि बस के ऊपर भी उसकी शादी का पोस्टर लगा होता है। लेकिन दिक्कत ये है कि वीरू को तेलुगु पढ़ना नहीं आता, इसीलिए उसे इस सच्चाई का जरा सा भी अंदाजा नहीं होता। उसका दोस्त बालू बार बार इशारे में उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वीरू तो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। उधर चारी भी मजे लेते हुए बालू से कहता है, रुक जा, अभी मजा आने वाला है। पूरे रास्ते वीरू बस एक ही बात कहता रहता है, सुकन्या, उसका प्यार, उनकी बातें, उनके सपने। लेकिन जैसे ही बस अपनी मंजिल पर पहुंचती है और वीरू नीचे उतरकर उस पोस्टर को ध्यान से देखता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि पोस्टर में वही लड़की होती है जिसे वो अपनी जिंदगी समझता था और उसी दिन वो किसी और की दुल्हन बनने वाली होती है। पोस्टर देखकर जैसे ही सच्चाई सामने आती है, वीरू बिना एक सेकंड गवाए सीधे सुकन्या के पास पहुंच जाता है। उसे देखते ही घबराहट में बोल पड़ता है, बेबी ये सब क्या है, तुम शादी क्यों कर रही हो? सुकन्या तुरंत उसे पकड़कर एक साइड में ले जाती है और धीरे से कहती है, प्लीज मुझे सबके सामने बेबी मत बुलाओ, लोग गलत समझेंगे। ये सुनकर वीरू और भी हैरान हो जाता है और कहता है, अरे फोन पर तो तुम खुद कहती थी कि मुझे नाम से मत बुलाओ, सिर्फ बेबी कहो। अब सुकन्या बात को संभालने के लिए बहाना बनाती है। वो कहती है कि उसकी दादी की तबीयत खराब है और घर वालों के दबाव में उसे ये शादी करनी पड़ रही है। तभी अचानक उसके माता पिता वहाँ आ जाते हैं और वीरू को देखते ही खुश होकर कहते हैं, अरे वाह, सुकन्या का भाई भी आ गया है। ये सुनकर वीरू के दिमाग का सिस्टम हैंग हो जाता है। असल में जब वीरू अमेरिका में था तो सुकन्या के लिए अक्सर गिफ्ट भेजता था और सुकन्या ने घर वालों से कहा था कि वो उसका भाई है, मतलब जिसे ये अपना लाइफ पार्टनर समझ रहा था, वो उसे दुनिया के सामने भाई बना चुकी थी। अब सुकन्या हल्के से माफी मांगते हुए कहती है, जो भी हुआ उसके लिए सॉरी, लेकिन प्लीज कम से कम शादी का खाना खाकर जाना। थोड़ी देर बाद वीरू अपने दोस्त बालू के पास जाता है और हैरानी वाली बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो बोलता है, मुझे उसकी आंखों में अपने लिए प्यार साफ दिखा। अब और बस यहीं से एक नया प्लान बनता है, किसी भी तरह इस शादी को रोकना होगा। बहुत मनाने के बाद आखिरकार बालू वीरू को लेकर पंडित चारी के घर पहुंच जाता है। चारी का परिवार साधारण नहीं होता, वो लोग पीढ़ियों से ज्योतिष और तांत्रिक विद्या से जुड़े होते हैं। घर में उसकी बेटी शुभ लक्ष्मी होती है और एक छोटा बेटा, दोनों ही अपने पिता की विद्या सीख रहे होते हैं। अब बालू वीरू को समझाता है कि शुभ लक्ष्मी एक खास विद्या जानती है, वशीकरण, यानी अगर वो चाहे तो किसी के भी मन को अपनी तरफ मोड़ सकती है। बालू का सीधा प्लान होता है, किसी भी तरह इस विद्या का इस्तेमाल करके सुकन्या को वापस वीरू की जिंदगी में लाया जाए। इसी बीच वो लोग शुभ लक्ष्मी को बुलाने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वीरू और बालू की नजर पास के एक कमरे पर पड़ती है। थोड़ी जिज्ञासा में दोनों चुपके से अंदर झांकते हैं। जो वो देखते हैं वो थोड़ा चौंकाने वाला होता है। अंदर पंडित चारी, गांव का सरपंच और उसका बेटा बैठा होता है और माहौल बिल्कुल गंभीर होता है। चारी धीमी आवाज में कहता है, मुझे लग रहा है कि गांव पर कोई बड़ा संकट आने वाला है। ये सुनकर सरपंच घबरा जाता है और पूछता है, क्या हमारे पूर्वजों की बात सच होने वाली है? चारी सीधा जवाब नहीं देता, बस इतना कहता है कि उसे पूरा यकीन तो नहीं है, लेकिन हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे। वो इस बात को लेकर परेशान होता है कि कहीं वो पुराने संकेत फिर से तो नहीं दिखने वाले। उधर सरपंच की चिंता अलग होती है। वो सोच रहा होता है कि अगर सच में ऐसा हुआ तो क्या गांव वाले इस पर भरोसा करेंगे भी या नहीं। उसी बीच शुभ लक्ष्मी वहां आ जाती है और जैसे ही उसकी नजर वीरू पर पड़ती है वो तुरंत उसे पहचान लेती है। अरे वीरू तुम? उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है, जैसे बचपन की कोई यादें सामने आ गई हों। लेकिन वीरू के पास नॉस्टैल्जिया के लिए टाइम नहीं था।
वो सीधे मुद्दे पर आता है। देखो, मुझे बस एक ही चीज चाहिए सुकन्या, मैं उससे प्यार करता हूँ और वो सिर्फ मेरी होनी चाहिए। शुभ लक्ष्मी उसे शांत करने की कोशिश करती है और बोलती है अगर एक चली गई तो कोई और जरूर आएगी। लेकिन वीरू का पेशेंस अब खत्म हो चुका था। वो बोलता है मुझे ज्ञान मत दो, बस ऐसा करो जिससे सुकन्या मेरी हो। थोड़ी देर सोचने के बाद शुभ लक्ष्मी उसे एक छोटी सी काजल की डिब्बी देती है और धीमी आवाज में कहती है अगर ये काजल तुम सुकन्या के कमर पर लगा दो तो वो तुम्हारी तरफ खिंची चली आएगी। बस इतना सुनना था कि वीरू की आंखों में उम्मीद वापस चमक उठती है। वो पूरी तैयारी के साथ शादी में पहुंच जाता है और मौका ढूंढने लगता है कि कैसे भी करके वो काजल सुकन्या को लगा दे। लेकिन हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। कभी लोग बीच में आ जाते हैं, कभी सुकन्या कहीं और चली जाती है। कई कोशिशों के बाद आखिरकार रात में उसे मौका मिल ही जाता है। जब सुकन्या अकेले एक कमरे में तैयार होने लगती है, वीरू चुपके से अंदर घुसता है और बिना वक्त गवाए जल्दी से काजल लगा देता है। बाहर आकर वो पूरी एक्साइटमेंट में बालू से कहता है काम हो गया भाई, अब तो शादी यहीं होगी या कुछ स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़ेगा। लेकिन कहानी यहाँ पलट जाती है। कुछ देर बाद सच्चाई सामने आती है कि वीरू ने काजल सुकन्या को नहीं बल्कि उसकी माँ को लगा दिया था। एक सेकंड के लिए सब कुछ फ्रीज हो जाता है। बालू गुस्से में फट पड़ता है, तूने ये क्या कर दिया भाई, तू दामाद बनने चला था और ससुर बन गया। और वहीं वीरू के सामने सुकन्या की शादी किसी और के साथ हो जाती है। ये पल उसके लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। दिल टूट चुका था, उम्मीद खत्म हो चुकी थी। वीरू सीधे शराब की बोतल उठाता है और खुद को उसमें डुबो देता है। नशे में लड़खड़ाते हुए वो सड़कों पर भटकता है। रात धीरे धीरे गुजरती है और सुबह होते ही वहाँ शुभ लक्ष्मी आ जाती है। वो उसे उसी हालत में देखती है, टूटा हुआ बिखरा हुआ। वो शांत स्वर में कहती है इतना क्यों टूट रहे हो एक लड़की के लिए, अगर एक चली गई तो क्या और कोई आ जाएगी, शायद तुम्हारे लिए कहीं और कोई बेहतर लिखा हो। लेकिन वीरू जो पहले से ही नशे में था तुरंत पलटकर बोलता है दारू मैंने पी है लेकिन नशा तुम्हें चढ़ा हुआ लग रहा है। यहाँ पर एक बात साफ होती है कि शुभ लक्ष्मी यानी सुब्बू बचपन से ही वीरू को चाहती थी और आज भी उसके दिल में वही एहसास जिंदा है। लेकिन वीरू उसके इशारे को समझ ही नहीं पाता। तभी वहाँ उसका पिता चारी आ जाता है और सुब्बू को अपने साथ घर ले जाता है। जाते जाते सुब्बू पीछे मुड़कर वीरू से एक अजीब सी बात कहती है लेफ्ट वाला रास्ता मत लेना, राइट से जाना। वीरू उस वक्त आधे नशे में था, आधा दर्द में, इसीलिए वो उसकी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही उसके सामने अचानक एक औरत आ जाती है। वीरू एक पल के लिए डर जाता है और बोल उठता है ओ स्त्री तुम कल आना, और वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। असल में वो बस गांव की एक सामान्य औरत होती है, लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। कुछ ही दूर जाने के बाद वीरू के सामने दो रास्ते आते हैं। अब उसे याद ही नहीं रहता कि सुब्बू ने कौन सा रास्ता मना किया था और यही वो सबसे बड़ी गलती कर लेता है। वो उसी रास्ते पर चल पड़ता है जहाँ जाने से उसे रोका गया था और फिर अगले ही पल वो खुद को सीधे एक रहस्यमय किले के सामने खड़ा पाता है। तभी उसके सामने आसमान से एक जलती हुई उल्का गिरती है, जैसे किसी बड़ी अनहोनी का संकेत दे रही हो। उसी वक्त गांव के सरपंच के घर का डोर तेज से बजने लगता है। वो नींद से उठता है तो देखता है कि घर का दरवाजा नहीं बल्कि अलमीरा का दरवाजा जोर जोर से हिल रहा है। वही अलमीरा जिसमें उसके पूर्वजों की पवित्र ग्रंथ रखी हुई थी और अब वो ग्रंथ अपने आप कांपने लगी थी। ये था पहला संकेत और आसमान से गिरती उल्का दूसरा। सरपंच के चेहरे पर डर साफ नजर आने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि वो वक्त फिर से लौट आया है, क्योंकि वो उसी राजा की वंश परंपरा से आता है जिसे सालों पहले ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उसे बचपन से सिखाया गया था कि जब भी ये तीन संकेत दिखाई दे, गांव से एक इंसान को किले में भेजना होगा बलि के रूप में। अगर ऐसा नहीं किया गया तो किले में रहने वाला वो भयानक राक्षस बाहर निकल आएगा और पूरे गांव को तबाह कर देगा। एक और सख्त नियम भी था कि इस पूरी प्रोसेस के दौरान कोई भी इंसान किले के पास नहीं जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि उसी वक्त वीरू पहले ही वहां पहुंच चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आता, डर, नशा और थकान सब मिलकर उस पर हावी हो चुके थे और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। अगली सुबह
पूरे गांव में खबर फैल जाती है। किले के पास एक लाश मिली है। सभी गांव वाले घबराकर वहां दौड़ पड़ते हैं। एक लोकल पुलिस ऑफिसर भी जांच के लिए पहुंच जाता है। जमीन पर उसे एक फटी हुई शर्ट का टुकड़ा मिलता है और पास ही वीरू बेहोशी की हालत में पड़ा होता है। गांव वाले और पुलिस बिना कुछ सोचे समझे ये मान लेते हैं कि वीरू मर चुका है, लेकिन तभी वीरू अचानक हरकत करने लगता है और धीरे धीरे होश में आने लगता है। सब हैरान रह जाते हैं। तभी किसी की नज़र उसके हाथ में पड़े उसी शर्ट के दूसरे टुकड़े पर जाती है। एक गांव वाला तुरंत पहचान लेता है, अरे ये तो सोमू की शर्ट है और सोमू तो कल से गायब है। बस यहाँ से शक की सुई सीधे वीरू पर आ जाती है। वीरू घबराकर अपनी सफाई देता है, मैं क्यों मारूंगा किसी को, मैं तो सोमू को जानता तक नहीं, मैं तो बस शादी में आया था। लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। तभी भीड़ से एक आदमी आगे बढ़ता है और पुलिस वाले से कहता है, क्या तुम गांव के नियम भूल गए हो? यह मामला अब पंचायत के सामने जाएगा। और बस यहाँ से कहानी एक नए मोड़ पर पहुँच जाती है, जहाँ सच और शक दोनों आमने सामने खड़े होने वाले हैं। इसके बाद गांव के सभी लोग पंचायत में इकट्ठा होते हैं, जहां पूरे मामले की अगुवाई सरपंच का बेटा कर रहा होता है। पुलिस वाला आगे बढ़कर पंचायत के सामने अपनी बात रखता है और कहता है कि हमें मौके पर खून से सनी शर्ट का टुकड़ा मिला और दूसरा हिस्सा वीरू के पास था। साफ है कि इसने ही सोमू को मारा है। लेकिन वीरू बार बार खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करता है और कहता है, मेरा सोमू से कोई लेना देना नहीं, मैं उसे जानता तक नहीं, मैंने उसे देखा तक नहीं, और ये शर्ट मेरे पास कैसे आई ये भी मुझे नहीं पता। मैं तो बस एक दिन पहले ही गांव में आया हूँ। लेकिन उसकी बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं होता। तभी भीड़ को चीरती हुई सोमू की पत्नी आगे आती है। रोते हुए, चीखते हुए वो सीधा वीरू पर उंगली उठाती है, इसी ने मेरे पति को मारा है, पंचायत मुझे इंसाफ दिलाइए। पूरा माहौल और भी गर्म हो जाता है। तभी अचानक सुब्बू आगे आती है और सबके सामने एक अहम बात रखती है, सोमू तो 2 दिन से गायब है और वीरू तो कल ही गांव में आया है, तो ये उसे कैसे मार सकता है। एक पल के लिए सब चुप हो जाते हैं, लेकिन सोमू की पत्नी अपनी बात पर अड़ी रहती है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस मेरा पति चाहिए। तब सरपंच का बेटा फैसला सुनाता है कि जब तक सोमू का पता नहीं चलता वीरू का पासपोर्ट सीज रहेगा और सोमू की पत्नी की मदद करेगा। गांव का कोई भी आदमी इसकी हेल्प नहीं करेगा और हर रोज इसे 200 रुपए सोमू की पत्नी को देने होंगे। बस एक फैसले ने वीरू की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी थी। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसकी अपनी दादी भी पंचायत के डर से उससे दूरी बना लेती है। अपने कपड़े खुद धोना, खुद खाना बनाना और हर दिन ताने सुनना, यही उसकी नई जिंदगी बन जाती है। जब वो बाजार जाता है तो दुकानदार उसे सामान देने से मना कर देता है, जैसे कि वो कोई अपराधी हो। और दूसरी तरफ सोमू की पत्नी रोज उसके पास आती है, 200 रुपए लेती है और उन्हीं पैसों से शराब पीकर चली जाती है। वीरू की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था सिवाय एक इंसान की, सुब्बू। वो सामने से कुछ नहीं कहती, लेकिन चुपचाप उसकी मदद करने लगती है। कभी सब्जियां खरीदकर उसके दरवाजे पर रख जाती है, तो कभी बिना बताए उसके छोटे मोटे काम कर देती है। और वीरू अब भी ये नहीं समझ पा रहा था कि ये सब कौन कर रहा है। इसी बीच एक दिन सुब्बू बालू को बुलाती है और उसे एक अहम जानकारी देती है और बोलती है, मैंने पता लगाया है सोमू को आखिरी बार गंगैया दादाजी ने देखा था। बस यहीं से कहानी फिर से एक नए मोड़ की तरफ बढ़ती है। अब सच्चाई तक पहुंचने के लिए वीरू और बालू उस बूढ़े गंगैया के पास पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ भी एक नई परेशानी उनका इंतजार कर रही होती है। गंगैया दादा बहुत ऊंचा सुनते थे और बिना शराब के उन्हें कुछ भी ठीक से समझ नहीं आता था। अब सच निकलवाने के लिए वीरू एक नया तरीका अपनाता है। वो गंगैया दादा को दारू पिलाना शुरू करता है ताकि नशे में शायद उनके मुंह से सच निकल जाए। लेकिन गंगैया भी कम चालाक नहीं था। जैसे ही वीरू सवाल पूछता कि सोमू को आखिरी बार कहाँ देखा था, गंगैया तुरंत बात घुमा देता। कभी पुराने किस्से, कभी बेकार की बातें। असल में उसे डर था कि अगर उसने सच्चाई बता दी तो वीरू दारू देना बंद कर देगा। और बस यही सिलसिला हर दिन चलने लगा, दारू, फालतू बातें और फिर टल्ली होकर सो जाना। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो पूरे गांव को हिलाकर रख देता है। गांव के सभी जानवर
अचानक मर जाते हैं। सिर्फ मरते ही नहीं, उनके शरीर से सारा मांस गायब हो जाता है और सिर्फ हड्डियां बची रहती हैं। ये नज़ारा इतना खौफनाक था कि जिसे देखकर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएं, और गांव के लिए ये एक और संकेत था। सरपंच ये सब देखते ही कांप उठता है। उसे समझ आ जाता है कि अब वक्त बहुत करीब आ चुका है। बलि का समय लौट चुका है। उसी रात वीरू अकेले बैठा होता है, टूटा हुआ, चुप और खोया हुआ। तभी सुब्बू उसके पास आती है। वीरू पहली बार अपने दिल का दर्द बाहर निकालता है और बोलता है, यहाँ आया तो सुकन्या ने छोड़ दिया, पासपोर्ट भी चला गया, ऊपर से मर्डर का इल्जाम। उसकी आवाज में बेबसी साफ झलक रही थी। सुब्बू उसे संभालने की कोशिश करती है और उसका हाथ पकड़ती है और हथेली की लकीरों को देखते हुए कहती है, बहुत जल्द तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं और तुम्हारी जिंदगी में एक अच्छी लड़की आने वाली है। ये कहते वक्त वो इशारा खुद की तरफ कर रही होती है, लेकिन वीरू अब भी उसकी फीलिंग समझ नहीं पाता। अगले दिन से सुब्बू बिना कुछ कहे वीरू के लिए सब कुछ करने लगती है। अपने घर से खाना बनाकर उसके दरवाजे पर रख जाती है, सब्जियां छोड़ जाती है, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी धो देती है। वीरू हर बार सोचता है ये सब कौन कर रहा है, लेकिन जवाब उसे कभी नहीं मिलता। वहीं बालू सब समझ चुका था। उसे साफ दिख रहा था कि सुब्बू वीरू से प्यार करती है। इधर वीरू की सजा खत्म होने में बस एक दिन बचा था। बालू उसे समझाता है कि अब सुकन्या को भूल जा, वो अपनी जिंदगी में खुश है और तेरे लिए एक नई शुरुआत इंतजार कर रही है, और वो नई शुरुआत सुब्बू के साथ हो सकती है। ये बात सुनकर पहली बार वीरू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है और मन ही मन फैसला करता है कि कल ही मैं सुब्बू को प्रपोज कर दूंगा। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले दिन उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ लेकर आने वाला है। उसी रात किले के पास कुछ ऐसा होता है जो सालों से सिर्फ कहानियों में सुना गया था। एक विशाल पत्थर जो जमीन पर पड़ा था धीरे धीरे खुद ही हवा में उठने लगता है, जैसे किसी शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो। ये नज़ारा देखते ही गांव के लोग घबराकर वहां इकट्ठा होने लगते हैं। नई पीढ़ी के लिए ये सब किसी डरावने सपने से कम नहीं होता, क्योंकि उन्होंने ये घटना सिर्फ सुनी थी, कभी देखी नहीं। लेकिन सरपंच के चेहरे पर हैरानी नहीं, डर था, क्योंकि उसे पहले से ही पता था ये सब क्या मतलब रखता है। गांव वाले तुरंत पंडित चारी के पास जाते हैं। ये सवाल करते हैं ये सब क्या हो रहा है। तब सरपंच आगे आता है और भारी आवाज में कहता है कि ये आखिरी चेतावनी है। अब गांव को एक बड़ा अनुष्ठान करना होगा और किले को इंसान की बलि देनी होगी। ये सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है और तभी कहानी हमें ले जाती है अतीत में, करीब 2000 साल पहले, जब इस गांव पर एक भयानक बीमारी ने हमला किया था। लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे। हर तरफ बस चीखें और मौत का साया था। गांव को बचाने के लिए उस समय के राजा ने एक खतरनाक फैसला लिया। उसने काले जादू का सहारा लिया और एक भयानक राक्षस को बुलाया। राक्षस ने अपनी शक्तियों से उस महामारी को खत्म तो कर दिया, लेकिन उसकी मदद मुफ्त में नहीं की। उसने राजा के सामने एक डरावनी शर्त रखी, जब भी मैं 3 संकेत भेजूं, तुम्हें मुझे एक इंसान की बलि देनी होगी। साथ ही एक नियम भी बनाया गया, पूरे गांव से हर घर से थोड़ा थोड़ा खाना इकट्ठा किया जाए और जिस इंसान का नाम चुना जाए वही इस प्रसाद को लेकर किले के अंदर जाए और फिर वो कभी वापस नहीं आएगा। राजा के पास कोई और रास्ता नहीं था। गांव को बचाने के लिए उसने ये शर्त मान ली और तभी से ये डरावनी परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। अगली बलि नहीं दी गई तो वो राक्षस खुद बाहर आकर पूरे गांव को खत्म कर देगा। अब कहानी वापस आती है प्रेजेंट में। पंडित चारी जब ये सच्चाई गांव वालों को बताता है तो पहली बार सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब ये कहानी नहीं बल्कि हकीकत बन चुकी थी। नई सोच वाले लोग इस बात को मानने से साफ इनकार कर देते हैं, लेकिन सरपंच बिना हिले डुले एक ही बात दोहराता है, लोग माने या ना माने ये करना ही पड़ेगा। गांव को बचाने के लिए एक इंसान की बलि देनी ही होगी। और बस यहीं से कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है। इसी बीच सरपंच का बेटा एक अजीब सा काम करता है। वो एक खास चाबी निकालता है और पास पड़े पत्थर में उसे घुमाता है। अचानक जमीन के अंदर छुपा एक छोटा सा दरवाजा खुल जाता है। ये देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। उस दरवाजे के अंदर से कुछ बहुत पुराने ग्रंथ निकलते हैं।
जिनमें गांव के हर परिवार की पीढ़ियों की जानकारी दर्ज होती है और इन्हीं नामों में से हर बार एक इंसान चुना जाता है। बलि के लिए अब प्रोसेस शुरू होती है। गांव के हर व्यक्ति का नाम छोटे छोटे कागज के टुकड़े पर लिखा जाता है और फिर उन्हीं में से एक नाम किस्मत के भरोसे निकाल लिया जाता है। साथ ही एक और खौफनाक नियम सामने आता है। जैसे ही 3 संकेत दिखाई देते हैं, कोई भी गांव छोड़कर नहीं जा सकता। यानी अब पूरा गांव एक बंद जाल बन चुका था। ये सब देखकर वीरू के मन में बस एक ही सवाल उठता है, लोग आज भी ऐसे अंधविश्वास में कैसे जी सकते हैं। उसी रात सरपंच, पंडित चारी और गांव के कुछ बड़े लोग मिलकर बलि के लिए नाम चुनते हैं। कुछ देर बाद सभी गांव वालों को इकट्ठा किया जाता है और फिर वो नाम घोषित किया जाता है, गंगैया। वही बूढ़ा जो हर दिन दारू पीकर बेहोश हो जाता था। ये सुनते ही वीरू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत बालू से कहता है कि हमें किसी भी कीमत पर गंगैया दादा को बचाना होगा। अब पूरे गांव में एक अजीब सा माहौल बना दिया जाता है। ढोल नगाड़े, सजावट जैसे कोई बड़ा त्योहार हो। लेकिन सच्चाई ये थी कि ये जश्न नहीं बल्कि एक बलि की तैयारी थी। और सबसे हैरानी वाली बात, गंगैया को खुद लगता है कि उसकी दूसरी शादी होने वाली है। उसी समय दूसरी तरफ सुब्बू अपने घर में कुछ पुरानी चीजें सर्च कर रही होती है और तभी उसे एक बहुत बड़े राज का पता चलता है। इस मुसीबत से निकलने के लिए एक और रास्ता भी है। सुब्बू ये सब समझते ही सीधे वीरू को बताने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन जब वो वीरू के घर पहुंचती है तो दरवाजा बाहर से बंद मिलता है और यहाँ से कहानी फिर से एक बड़े ट्विस्ट की ओर बढ़ने लगती है। उधर वीरू अब पूरी तरह फैसला कर चुका था, कुछ भी हो जाए गंगैया दादा को मैं मरने नहीं दूंगा। जैसे ही बलि का प्रोग्राम शुरू होता है, वीरू अचानक आगे बढ़ता है और गंगैया को वहाँ से उठाकर ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन बालू उसे रोकने में लगता है और बोलता है, पागल हो गया क्या, ये लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दोनों के बीच खींचतान शुरू हो जाती है और इसी धक्का मुक्की में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी किसी ने सोचा भी नहीं था। बेचारा गंगैया वहीं सबके सामने दम तोड़ देता है। एक पल में पूरा माहौल बदल जाता है। असल में सरपंच ने गंगैया को इसलिए चुना था क्योंकि वो पहले से ही बहुत बूढ़ा था और सोचा था कि उसकी बलि देना आसान रहेगा। लेकिन वो तो बलि चढ़ने से पहले ही चल बसा। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। तभी सरपंच का बेटा आगे आता है और बेहद ठंडे अंदाज में कहता है, हमें पहले से अंदाजा था कि ऐसा हो सकता है, इसीलिए हमने दूसरा नाम भी तैयार रखा था। ये सुनते ही सबके चेहरे पर डर और बढ़ जाता है। फिर वो दूसरा नाम पढ़ा जाता है, बालू। सरपंच सख्त आवाज में आदेश देता है, बालू तुरंत ज्योति बुझाओ और किले के अंदर जाओ। अब माहौल पूरी तरह से डर से भर चुका था। लेकिन वीरू चुप नहीं बैठता। वो आगे बढ़ता है और जोर से विरोध करता है कि तुम लोग ऐसा कैसे किसी को मरने भेज सकते हो। उसी गुस्से में वीरू एक ऐसा कदम उठा लेता है जो उसकी किस्मत बदल देता है। वो खुद आगे बढ़ता है, ज्योति अपने हाथ से बुझा देता है और चिल्लाकर कहता है, पहले मुझे ये यकीन दिलवाओ कि अंदर सच में कोई राक्षस है। अगर है तो मैं खुद जाऊंगा। जैसे ही दिया बुझता है, अचानक किले के अंदर से भयानक डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं। ऐसी आवाजें जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती। एक पल में वीरू का सारा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। चेहरे पर डर साफ नजर आने लगता है और उसे समझ आ जाता है कि ये कोई मजाक नहीं है। और सबसे बड़ा झटका, नियम के अकॉर्डिंग जिसने ज्योति बुझाई उसी को बलि के लिए जाना होगा। यानी अब बारी वीरू की थी। गांव वाले बिना देर किए उसे बलि के लिए तैयार करते हैं और ठीक उसी वक्त सुब्बू वीरू तक पहुंचने की कोशिश करती है। लेकिन उसका पिता पंडित चारी बीच में आ जाता है। वो उसे सख्ती से रोक देता है और बिना कुछ सुने जबरदस्ती घर वापस ले जाता है। उधर जैसे ही वीरू किले के विशाल दरवाजे के सामने पहुंचता है, वो भारी दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगता है, एक डरावनी आवाज के साथ, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। वीरू कांपते हुए अंदर कदम रखता है और अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फैल जाती। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ ही दूर जाते ही उसके सामने एक के बाद एक खतरनाक जाल आने लगते हैं। कहीं जमीन अचानक धंसने लगती है,
कहीं दीवारों से नुकीले हथियार निकल आते हैं। पूरा माहौल किसी एडवेंचर फिल्म जैसा लग रहा था। आखिरकार वो किले के एक मेन हिस्से तक पहुंच जाता है, जहां अचानक अजीब और डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं। वीरू का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे लगता है कि राक्षस उसके पीछे है। डर के मारे वो हाथ जोड़कर बोलने लगता है, राक्षस भैया, मैं तो अभी कल ही अमेरिका से आया हूँ। पहले ही सुकन्या ने मुझे छोड़ दिया, आप भी छोड़ दो। देखो, आपके लिए खाना भी लाया हूँ। उसकी हालत देखकर थोड़ा हंसी भी आती है और डर भी। उसके पीछे कोई राक्षस नहीं बल्कि एक इंसान खड़ा होता है। वीरू एकदम से चौंक जाता है। तू यहाँ कैसे और क्या कर रहा है अंदर? पहले तो सोमू झूठ बोलने की कोशिश करता है, मैं एक बड़ा ऑफिसर हूँ, चेकिंग के लिए आया हूँ। लेकिन वीरू तुरंत उसके फटे हुए कपड़े को पहचान लेता है और बोलता है, नाटक मत कर, तू ही सोमू है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो सोमू सच्चाई बताना शुरू कर। असल में वो कोई सीधा साधा इंसान नहीं था, थोड़ा बहुत स्मगलिंग का काम करता था और उसी लालच ने उसे यहाँ तक पहुँचा दिया था। उस रात उसकी पत्नी उसे किले के पास लेकर आई थी, क्योंकि उसे यकीन था कि इस किले के अंदर बहुत सारा सोना छिपा है और सरपंच ये बात गांव वालों से छिपा रहा है। इतना ही नहीं, उसने किले के अंदर जाने का एक गुप्त रास्ता भी ढूंढ लिया था। शुरू में सोमू अंदर जाने से डर रहा था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे जबरदस्ती धक्का देकर उस रास्ते में अंदर भेज दिया था और यही उसकी सबसे बड़ी गलती हो गई, क्योंकि जब सोमू वापस बाहर आने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि ये रास्ता सिर्फ अंदर जाने के लिए है, बाहर आने का कोई रास्ता नहीं। यानी अब वीरू भी इसी जाल में फंस चुका था। तो अब कहानी यहाँ से एकदम नई मोड़ लेती है। किले के अंदर फंसे हुए सोमू और वीरू दोनों की हालत पहले से ही खराब थी और ऊपर से अब उनके सामने एक ऐसी सच्चाई आने वाली थी जो पूरे खेल को बदल देती है। दीवार पर लिखी उन रहस्यमयी लाइन को पढ़ते हुए सोमू जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वीरू के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगते हैं। उसे समझ आता है कि ये साधारण किला नहीं है, ये एक शापित जगह है जहाँ हर चीज पहले से ही प्लान की गई थी। सोमू पढ़ता है कि 1000 साल पहले जब राजा प्रताप रुद्र वर्मा इस राक्षस को खत्म करने के लिए किले में घुसा था, तो वो खाली हाथ नहीं आया था। उसने पहले ही एक तांत्रिक की मदद ली थी। तांत्रिक ने राजा को एक बहुत ज़रूरी बात बताई थी। हर राक्षस की एक कमज़ोरी होती है, बस उसे ढूंढना पड़ता है और उसी कमजोरी का निशाना बनाने के लिए राजा ने 2 खास चाकू बनवाए थे, जो किसी आम हथियार की तरह नहीं बल्कि वो चाकू मंत्रों से सिद्ध किए गए थे। उनमें ऐसी शक्ति थी कि जो सीधे राक्षस की आत्मा पर असर डाल सकती थी। लेकिन सिर्फ चाकू ही काफी नहीं था। राक्षस को कमजोर करने के लिए तांत्रिक ने एक खास पाउडर भी तैयार किया था, जिसे अगर सही समय पर राक्षस पर डाला जाए तो कुछ देर के लिए उसकी शक्ति कम हो जाएगी और तभी उसे मारा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा नियम क्या था? हमला सूरज उगने से पहले करना होगा। अगर सूरज निकल आया तो राक्षस फिर से पहले जैसा ताकतवर हो जाएगा। और यहाँ पर कहानी में एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। दीवार पर आगे लिखा होता है कि राजा का एक सैनिक कई दिनों से सही मौके का इंतजार कर रहा था और एक दिन उसे वो मौका मिल भी गया, जब उसने देखा कि राक्षस किले से बाहर गया हुआ है, यानी किला कुछ समय के लिए खाली है। यही वो मौका था जब उस सैनिक को किले के अंदर जाने का एक गुप्त रास्ता दिखाई देता है। अब ये सब सुनकर वीरू के दिमाग में एक साथ बहुत सारे सवाल घूमने लगते हैं। वो सोचता है, अगर इतना सब कुछ पहले से प्लान किया गया था तो फिर राजा हार कैसे गया? क्या वो चाकू इस्तेमाल नहीं कर पाया या फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो हथियार आज भी इस किले के अंदर कहीं मौजूद हैं? किले के अंदर वीरू अब पहले जैसा डरपोक नहीं रहता। अब उसके अंदर एक नई हिम्मत आ चुकी थी, क्योंकि अब ये सिर्फ अपनी जान बचाने का सवाल नहीं था, ये पूरे गांव को बचाने की लड़ाई बन चुकी थी। वो सोमू से कहता है, अगर राजा उस राक्षस को मार सकता था तो हम क्यों नहीं? लेकिन असली मुसीबत अभी बाकी थी, क्योंकि राक्षस अभी भी उसी किले में मौजूद था और वो सिर्फ इंतजार कर रहा था अपने अगले शिकार का। यहाँ से आगे कहानी और इंटेंस होने लगती है।
दीवार पर लिखी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस सैनिक ने आगे जो बताया वही असली गेम चेंजर है। वो लिखता है कि उसने बिना वक्त गवाए राजा प्रताप तक ये बात पहुंचाई थी। राजा को लगा कि यही सबसे अच्छा मौका है और फिर वो सैनिकों के साथ उसी सीक्रेट रास्ते से किले के अंदर घुस पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचता है, उसके सामने जो दृश्य आता है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। राक्षस अपने असली, डरावनी और विकराल रूप में वहां मौजूद होता है। राजा मौका देखकर बिना देर किए पहला वार कर देता है और सीधे राक्षस की पीठ में पहला चाकू घोंप देता है। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि जैसे प्लान काम कर गया, लेकिन जैसे ही राजा दूसरा वार करने के लिए आगे बढ़ता है, राक्षस अचानक पलटता है और एक ही झटके में राजा को दूर फेंक देता है। राक्षस अपने आग जैसे रूप में आ जाता है और एक एक करके सारे सैनिकों को खत्म कर देता है। यहाँ तक कि खुद राजा भी उस लड़ाई में मारा जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजा का एक सैनिक किसी तरह अपनी जान बचाकर एक गुफा में छिप जाता है और वहीं बैठकर पूरी सच्चाई इन दीवारों पर लिख देता है ताकि आने वाले समय में कोई इस रहस्य को समझ सके। लेकिन लिखने के कुछ ही देर बाद उसकी भी वही मौत हो जाती है। अब यहाँ एक और बड़ा रहस्य सामने आता है कि किले के अंदर एक खास दरवाजा भी है जो आम दरवाजा जैसा नहीं है। उसे खोलने के लिए एक इंसान काफी नहीं, बल्कि दो इंसान को एक साथ दो अलग अलग चेन खींचनी होगी, तभी वो दरवाजा खुलेगा। यही सब पढ़ते पढ़ते वीरू और सोमू उसी गुफा में एक छोटा सा लॉकेट ढूंढ लेते हैं। जब वो उसे खोलने की कोशिश करते हैं तो वो किसी भी तरह नहीं खुलता, जैसे उसमें कोई सीक्रेट लॉक हो। उधर दूसरी तरफ सुब्बू, जिसे उसके पिता ने कमरे में बंद कर दिया था, आखिरकार बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है और बिना एक सेकंड गवाए सीधे किले की तरफ भागती है। किले के बाहर उसे बालू दिखाई देता है। वहीं अंदर वीरू और सोमू अब भी उस दूसरे चाकू की तलाश में लगे हुए हैं। वीरू कहता है, अगर मैं यहाँ से जिंदा बाहर निकला तो सबसे पहले सुब्बू को प्रपोज करूंगा। और जैसे ही वो ये बात बोलता है कि अचानक उसके सामने सुब्बू खड़ी हो जाती है। वीरू तो उसे देखकर इमोशनल फिल्मी मोड में चला जाता है और वहीं खड़े खड़े उसे प्रपोज करने लगता है। थोड़ी कविताएं, थोड़ी ओवर एक्टिंग और पूरा ड्रामा। लेकिन तभी सीन में एक और ट्विस्ट आ जाता है। बालू भी वहां पहुंच जाता है और वीरू खुश हो जाता है कि अब सब मिलकर आसानी से निकल जाएंगे। लेकिन असली झटका अभी बाकी था, क्योंकि बालू के साथ एक और सुब्बू खड़ी होती है। अब वीरू और सोमू के तो होश उड़ जाते हैं। दो दो सुब्बू, ये कैसे पॉसिबल है? तभी दूसरी सुब्बू अचानक असली रूप दिखाती है और पता चलता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक पिशाचनी है जो लोगों को बहला फुसलाकर किले के अंदर भेजती है ताकि राक्षस को बलि मिलती रहे। जैसे ही वो वीरू को पकड़ने की कोशिश करती है, असली सुब्बू तुरंत एक रस्सी फेंकती है और किसी तरह वीरू को उसके चुंगल से छुड़ा लेती है। अब सुब्बू सबको सच बताती है कि ये पिशाचनी ही असली कड़ी है जो सदियों से इस खेल को चलाती आ रही है। फिर वो वीरू और सोमू को वही पुराना तरीका समझाती है। दो खास चाकुओं से ही राक्षस को मारा जा सकता है। वीरू और सोमू बताते हैं कि उन्हें ये बात पहले ही दीवार से पता चल चुकी है, अब बस उन्हें दूसरी चाकू ढूंढनी है। तभी वो सुब्बू को एक लॉकेट दिखाते हैं। सुब्बू उसे ध्यान से देखती है और कहती है, ये कोई साधारण लॉकेट नहीं है, इस पर बने सिंबल ही इसकी चाबी हैं। अगर इन सिंबल को सही तरीके से मिलाया जाए तभी ये खुलेगा। और फिर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताती है कि आज अमावस्या है, यानी आज वो दिन है जब इन सिंबल्स को समझना और सही तरीके में लगाना आसान होगा। अब कहानी अपने फाइनल फेज में पहुंच जाती है। सुब्बू जैसे ही सही सिंबल्स का कॉम्बिनेशन सेट करती है, लॉकेट ओपन हो जाता है और उसके अंदर जो मिलता है वही उनकी उम्मीद का आखिरी किरण है, एक अधूरा मैप। मैप को ध्यान से देखने पर उन्हें समझ आता है कि उस खास दरवाजे की दो चाबियां किले के अलग अलग हिस्से में छुपाई हुई हैं। एक इस साइड में है और एक वेस्ट साइड में। अब प्लान साफ है। सुबह होने से पहले ठीक 4:30 बजे दोनों तरफ से चेन एक साथ खींचनी होगी, तभी वो दरवाजा खुलेगा। टीम तुरंत दो हिस्से में बट जाती है। वीरू और सुब्बू एक दिशा में निकलते हैं जबकि बालू और सोमू दूसरी तरफ। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं होता। बालू और सोमू जैसे ही आगे बढ़ते हैं,
अचानक वही पिशाचनी फिर से उनके सामने आ जाती है, लेकिन किस्मत उनका साथ देती है क्योंकि वो एक जादुई रस्सी के उस पार खड़ी होती है जिसे वो पार नहीं कर सकती। उधर दूसरी तरफ वीरू और सुब्बू भी एक खतरनाक ट्रैप में फंस जाते हैं जहां से निकलना लगभग इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन कई कोशिशों के बाद ये चारों किसी तरह सही समय पर अपनी अपनी जगह पहुंच जाते हैं और फिर ठीक 4:30 बजे दोनों तरफ से चेन एक साथ खींची जाती है। किले का वो रहस्यमय दरवाजा खुल जाता है। ये पल बेहद इंटेंस है क्योंकि अब असली लड़ाई शुरू होने वाली है। दरवाजा खुलते ही चारों अंदर अलग अलग कमरे में फैल जाते हैं और शुरू होती है दूसरी चाकू की खोज। यही वो जगह है जहां सदियों पहले राजा प्रताप और उनके सैनिकों ने राक्षस से आखिरी लड़ाई लड़ी थी। खोजते खोजते उन्हें वो जादुई पाउडर भी मिल जाता है जो राक्षस को कुछ समय के लिए कमजोर कर सकता था और आखिरकार दूसरी चाकू भी वीरू के हाथ लग जाती है। लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि अब सब उनके कंट्रोल में है, उसी वक्त ब्रह्म राक्षस उनके सामने आ धमकता है। अब हालात पूरी तरह से बदल जाते हैं। चारों के चारों डर से कांप जाते हैं। कोई भी इतना हिम्मत नहीं जुटा पाता कि पीछे जाकर वार कर सके। राक्षस का एक झोंका और ये चारों इधर उधर गिरने लगते हैं। वो पाउडर भी उस पर ठीक से फेंक नहीं पाते, लेकिन वीरू अब ठान चुका था, या तो आज ये राक्षस खत्म होगा या मैं। वो सही मौका देखकर राक्षस पर पाउडर फेंक देता है और चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन यहाँ कहानी एकदम पलट जाती है क्योंकि वार करने के बजाय वो राक्षस के शरीर में पहले से घुसी हुई चाकू निकाल देता है। अब राक्षस और भी खतरनाक हो सकता था और जैसे ही वो हमला करने वाला होता है, वीरू उसे एक पायल दिखाता है और यहाँ सब कुछ बदल जाता है। राक्षस अचानक रुक जाता है। उसकी आंखों में गुस्से की जगह दर्द दिखाई देने लगता है और फिर कहानी हमें ले जाती है एक इमोशनल फ्लैशबैक में। सालों पहले जब गांव वालों ने एक छोटी सी बच्ची की बलि के लिए किले में भेजा था, राक्षस ने उसे मारा नहीं बल्कि उसे अपनी बेटी की तरह अपना लिया। वो बच्ची उसके साथ रहती, खेलती और धीरे धीरे 6 साल की हो गई थी। एक दिन राक्षस उसके लिए वही पायल लाता है और अपने हाथों से उसे पहनाता है। वो उसे रात में किले से बाहर भी घुमाने ले जाता है, जैसे एक पिता अपनी बेटी को घुमाने ले जाता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात राजा के सैनिक उन्हें देख लेते हैं और राजा को खबर दे देते हैं। राजा हमला करता है और इस झड़प में वो मासूम बच्ची एक तीर लगने से मर जाती है। यह देखकर राक्षस टूट जाता है, पूरी तरह से बिखर जाता है और उसी पल राजा मौका पाकर उसकी पीठ में पहला चाकू घोंप देता है और वहीं फ्लैशबैक खत्म होता है। अब प्रेजेंट डे में राक्षस उस पायल को देखता है और उसे वही बच्ची की याद आ जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बिना हमला किए वो वहां से गायब हो जाता है। बालू हैरान होकर पूछता है कि तूने उसे खत्म क्यों नहीं किया। तब वीरू बताता है कि जब वो पहली बार किले में आया था, उसे वहाँ छोटे छोटे खिलौने दिखे थे। तभी उसे समझ आ गया था कि उस बच्ची को राक्षस ने मारा नहीं बल्कि पाला था और इसीलिए वीरू ने फैसला किया उसे मारना नहीं बल्कि उसके दर्द और श्राप से मुक्त करना ज्यादा जरूरी है। इसके बाद चारों किले से बाहर निकलते हैं और गांव लौटकर सबके सामने पूरी सच्चाई बताते हैं। अब गांव वालों को समझ आता है कि वो जिस चीज को राक्षस समझ रहे थे वो सिर्फ एक श्रापित और टूटा हुआ अस्तित्व था और इसी के साथ सदियों पुरानी वो परंपरा आखिरकार खत्म हो जाती है और यही कहानी का एंड होता है। कभी कभी जिस चीज से हम सबसे ज्यादा डरते हैं वो असल में दर्द और अकेलेपन की कहानी होती है। कैसी लगी ये ट्विस्ट से भरी हुई मूवी एक्सप्लेनेशन, कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।